हेलो ऑल, सबका स्वागत है अपना गौरव चैनल पे। सो डी एस एस एल एग्ज़ाम प्रिपरेशन का जो अपना कोर्स है वो चालू है और इकोनॉमिक्स का आज पार्ट 10 है। ठीक है। तो जो आपका ये क्लास है वेनेसडे थर्सडे फ्राइडे रहता है, लेकिन कुछ कारणों की वजह से आपका नहीं हो पाया, तो आज ही हम तीनों डे का तीनों डे का हम आज कवर करेंगे कंटेंट। तो थोड़ा लंबा हो सकता है आज का वीडियो, लेकिन आपको प्रॉपर समझना है, प्रॉपर नोट्स निकालने हैं जितने भी डिस्कशन अपना हो रहा है। ओके। और थोड़ा अभी इसमें प्रॉब्लम आ रहा है, जो अपना स्केड्यूल है उसके हिसाब से नहीं चल रहा है, तो थोड़ा एक दो दिन और 2-3 दिन लगेगा। और डेफिनेटली मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपका जो टाइम टेबल है उसके हिसाब से ही वीडियो अपलोड करूँ। ठीक है। तो थोड़ा समय दो, क्योंकि कंटेंट बनाने को, उसको प्रॉपरली फ्रेम करने को, डी एफ सी सेल के अकॉर्डिंग फ्रेम करने को टाइम लगता है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को फिर। ओके। तो जिन्होंने अभी रिवाइज किया होगा उनको पता होगा कि टैक्स सिस्टम हम कर रहे थे, राइट। और उसमें हमने क्या देखा था, डायरेक्ट टैक्स। ये हमने पूरा देखा था अच्छे से, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ओके, पूरा डिस्कशन किया था और आपने उसके नोट्स भी बनाए हैं। अभी सेकेंड टाइप इसमें आता है जो रहता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स में जैसे कि एक बंदा जो है, जिसका सपोज सैलरी पर्सन है, उसका सैलरी हो रहा है तो वो इनकम टैक्स दे रहा था, राइट। और ये जो इनकम टैक्स है वो किधर दे रहा था, डायरेक्टली गवर्नमेंट को दे रहा था। ओके। तो जो टैक्स का बर्डन था ये इस पर्टिकुलर बंदे पे था, एक इंडिविजुअल पे था, एक इंडिविजुअल पे था। ओके। लेकिन इस केस में क्या होने वाला है, ये जो टैक्स का बर्डन है ये शिफ्ट होने वाला है, ये इंडिविजुअल पे नहीं रहेगा और किसी फर्म पे नहीं रहेगा। ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट आपका है कि टैक्स बर्डन इंडिविजुअल पे नहीं रहता। ओके, फर्स्ट पॉइंट है। तो कैसे ये शिफ्ट होने वाला है, ओके, किस पे होने वाला है, ये एक क्वेश्चन आपका होगा अभी। तो उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट है जानना कि इनडायरेक्ट टैक्स जो आपका लगता है वो लगता है मैन्युफैक्चरिंग में। ठीक है, एक तो लगता है वो मैन्युफैक्चरिंग में। दूसरा लगता है आपका जो गुड्स एंड सर्विसेज है, जो उसका सेल्स होता है। ओके, जितने भी आपके पास अभी गुड्स एंड सर्विसेज का सेल होता है तो उस पर लगता है आपका। सेकेंड इस पर लगता है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है इंडिया में या आउट ऑफ इंडिया, उसमें भी लगता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। ओके। तो ये आपको पता होना चाहिए। अभी सपोज आप कभी दुकान में जाते हो, ओके, और आपने एक बिस्किट का पैकेट ले लिया 100 रुपीज़ का। तो आपने अगर पीछे देखा होगा, पीछे का अगर आप चेक कर रहे होंगे जो लेबल्स रहते हैं, तो उधर लिखा रहता है ब्रैकेट में ऐसे स्टार करके कि इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, ऐसे कुछ लिखा रहता है, राइट। तो इसका मीनिंग क्या होता है कि ये जो एम आर पी 100 रुपीज़ का है इसमें ऑलरेडी टैक्स का वैल्यू एडेड है। ओके। और ये कौन पे कर रहा है, मतलब अभी ये बिस्किट का पैकेट जो 100 रुपीज़ का है तो आप ही पे कर रहे हो 100 रुपीज़, राइट। तो मतलब ये जो टैक्स है वो आपका कंज्यूमर देता है। ओके, इनडायरेक्ट टैक्स जो है, प्रॉब्लम क्या है, कंज्यूमर देता है। और ये फिर आपका ये शॉपकीपर के पास आ गया और शॉपकीपर फिर भेजेगा किधर, गवर्नमेंट के पास। ओके। तो ये टैक्स का बर्डन जो है वो शॉपकीपर ने कंज्यूमर पे डाल दिया, तो टैक्स बर्डन शिफ्ट ऐसे इस तरीके से हुआ। ठीक है। तो ये आपका कंसेप्ट होता है इनडायरेक्ट टैक्स का। इसमें कुछ कुछ लोग प्रॉब्लम क्या मानते हैं कि जो मतलब लो इनकम ग्रुप है, हमने डिस्कस किया था डायरेक्ट टैक्स में, राइट, इनकम टैक्स स्लैब में, जो लो इनकम ग्रुप रहता है और हाई इनकम ग्रुप रहता है, तो दोनों को सेम प्राइस है। अगर जिसका सैलरी 5 लाख है उसको भी ये 100 रुपीज़ का बिस्किट है, और जिसका सैलरी 5 करोड़ है उसको भी ये 100 रुपीज़ का ही बिस्किट है, राइट। मतलब दोनों पर्सन सेम पे कर रहे हैं टैक्स, कोई उसमें चेंज नहीं है। ठीक है। तो इस पे ही अभी मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा। तो इनडायरेक्ट टैक्स आपका जो है, ओके, किस में आएगा, किस टैक्स सिस्टम में आएगा, प्रोपोर्शनल, प्रोग्रेसिव, या आपका थर्ड टाइप जो था रिग्रेसिव। ओके, ये मुझे आपको करना है कमेंट में, जिन्होंने प्रॉपर रिवाइज किया होगा उनको ये आंसर डेफिनेटली आएगा। ओके। और ये क्वेश्चन आपको आ भी सकता है डीएफसी सेल में, तो पता होना चाहिए। ठीक है। तो इतना अब तक आपको पता चल गया। अभी जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है वो क्या क्या रहते हैं, ओके, उसमें भी सेंट्रल क्या लेती है, जो अपनी स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या क्या, मतलब कौन कौन सा टैक्स उनके पास जाता है, एंड जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके पास कौन कौन सा टैक्स जाता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले जो है कस्टम ड्यूटी है, ये जो टैक्स कलेक्ट करती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है। ओके। और टैक्स कलेक्ट कौन करता है, इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे कि अपना जो डायरेक्ट था वो तो सीबीडीटी कलेक्ट करता था, राइट, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के अंदर, मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू के अंदर। तो ये जो है टैक्स ये आपका कलेक्ट करता है सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड। ठीक है, फुल फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट जाता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स। ठीक है, एंड कस्टम्स। तो ये आपका जो है क्या कलेक्ट करती है, इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये भी पूछ सकता है सीबीआईसी कलेक्ट क्या करती है, सीबीडीटी क्या कलेक्ट करती है, प्रॉपर्ली आपको पता होना चाहिए। तो एक तो हो गया आपका कस्टम ड्यूटी। सेकंड आपका इसमें टैक्स हुआ सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। ओके। बाद में इधर अभी सेंट्रल का है तो स्टेट का भी होगा, तो सेंट्रल सेल्स टैक्स है, सेंट्रल सेल्स टैक्स। ठीक है, इस तरीके से ये तीन मेजर है।
बाकी और भी बहुत सारी लिस्ट है इसमें, लेकिन जब से जीएसटी आया है आपको पता ही है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसका भी हम डिस्कशन करने वाले हैं, तो जीएसटी में मैक्सिमम टैक्स जो है वो मर्ज हो गए थे, ठीक है, क्योंकि पहले जो है मल्टीपल टैक्सेस थे, लेकिन जीएसटी के बाद एक सिंगल टैक्स लगता है अभी, तो इसलिए जो है बाकी के टैक्स खत्म हो गए। जैसे कि आपका इसमें सर्विस टैक्स था, गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट क्या लेती थी, सर्विस टैक्स लेती थी, लेकिन वो भी अभी जीएसटी में आ गया पूरा, ठीक है, तो सर्विस टैक्स भी गया। अभी स्टेट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहले इसमें सेल्स टैक्स था, जो सेल का टैक्स है उसका भी था, लेकिन वो भी खत्म हो गया, वो भी जीएसटी में इंक्लूड हो गया। तो इसमें आपका आता है अभी एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, ठीक है, ये आपका आ गया अल्कोहल पे रहता है, जैसे कि एग्जांपल। टैक्सेस आपका रहेगा लग्जरीज पे, कुछ भी लग्जरी आइटम आप खरीद रहे हो तो उस पर जो टैक्स है वो आपको देना पड़ता है स्टेट गवर्नमेंट को। बाद में आपका इलेक्ट्रिसिटी टैक्स भी उसको ही देना पड़ेगा स्टेट को, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स, ठीक है। तो इस टाइप से आपको थोड़े बहुत पता चाहिए कि सेंट्रल क्या कलेक्ट करता है और स्टेट क्या कलेक्ट करता है, और कौन सा टैक्स सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है, ठीक है। अभी देखिए इसमें हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो कस्टम ड्यूटी स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कस्टम ड्यूटी। तो देखते हैं कस्टम ड्यूटी क्या होता है, एक एक लाइन में क्विकली हम करेंगे वो कि क्या होता है कस्टम ड्यूटी, ठीक है। अभी जो भी गुड्स जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहे हैं, आयात निर्यात, पता होगा आपको, राइट। जो भी गुड्स है और प्रोडक्ट्स है वो जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहे हैं उस पर जो टैक्स लगता है उसको बोलते हैं हम कस्टम ड्यूटी टैक्स, ठीक है। तो कस्टम ड्यूटी जो है लगता है आपके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स पे, जो कलेक्ट करता है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट। बाद में आता है आपका सेंट्रल एक्साइज टैक्स, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, ओके, टैक्स की जगह हम ड्यूटी बोलते हैं। तो इसमें जो है जो गुड्स जो रहते हैं और प्रोडक्ट्स जो रहते हैं, ओके, गुड्स और प्रोडक्ट्स जो रहते हैं, इनका जो मैन्युफैक्चरिंग है, इनका जो मैन्युफैक्चरिंग है अगर अपने कंट्री में हो रहा है, ओके, इंडिया में हो रहा है और डोमेस्टिक यूज़ के लिए हो रहा है, मतलब अपने कंट्री के लिए ही हो रहा है यूज़ के लिए, तो उस पर लगता है अपने को सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, ठीक है। तो क्या कैसे लिखोगे आप कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एंड प्रोडक्ट्स अगर विद इन कंट्री हो रहा है, ओके, तो डेफिनेटली आपको देना पड़ेगा सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, ओके। तो ये तो दो इम्पोर्टेंट आपको जस्ट मतलब जानकारी के लिए बताया मैंने। अभी सबसे इम्पोर्टेंट है जीएसटी, इसके जो पॉइंट्स हैं वो आपको नोट डाउन करने, एक एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि आपको पता है कि 1 जुलाई 2017 को, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी इम्प्लीमेंट हो गया था, ओके। और जो अमेंडमेंट है उसके तहत किस नंबर के तहत 101, ओके। तो ये जो अमेंडमेंट एक्ट था इसके अंतर्गत आपका जीएसटी इम्प्लीमेंट हो गया था, और एक नया आर्टिकल जो आ गया ऐड हो गया, जो कि आपका था 246A, 246A, ठीक है, ये आर्टिकल आपका है जीएसटी का, तो याद रखना है। और एक आर्टिकल इसमें था जैसे कि 279A, ओके, जो कि आपका जीएसटी काउंसिल का। तो जीएसटी अमेंडमेंट एक्ट में अभी जितने भी चेंजेस होंगे, ओके, कुछ अगर मॉडिफाई करना होगा, कुछ चेंजेस करना पड़ेगा, तो जीएसटी काउंसिल उसका फैसला लेता है, ओके। पहले प्रॉब्लम क्या था, अगर सेंट्रल ने फैसला लिया तो स्टेट को आपत्ति थी, अगर स्टेट ने लिया तो सेंट्रल को आपत्ति थी, तो इसके लिए एक सेपरेट बॉडी बना दी इसके लिए, जीएसटी काउंसिल, ओके। तो जो जीएसटी काउंसिल का जो चेयरमैन रहता है वो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर रहता है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, ठीक है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। और अभी फिलहाल फिर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, तो निर्मला सीतारमन जी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो जीएसटी काउंसिल का जो चेयरमैन है वो कौन रहता है, इसका आंसर आपको अभी पता है, दो वे से, एक तो निर्मला सीतारमन आ सकता है और दूसरा आपका आ सकता है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। और बाकी भी इसमें रहते हैं, जैसे कि आपका स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर रहेगा और रेवेन्यू मिनिस्टर रहेगा, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें रहती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने लिए एक है इसमें। बाकी अभी जीएसटी में भी आपके टाइप्स आते हैं, एक तो सीजीएसटी रहता है, जिन्होंने भी मास्टर क्लास अपना देखा है जीके का, उस ऑलरेडी हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, राइट। तो सीजीएसटी रहता है, एक एसजीएसटी रहता है और एक आईजीएसटी रहता है, ओके, आईजीएसटी। तो सीजीएसटी मतलब ये जो जीएसटी है वो कलेक्ट करेगा सेंट्रल, सिंपल है, ओके। एस मतलब स्टेट है, तो एसजीएसटी का किधर लगेगा, स्टेट में लगेगा। और आईजीएसटी मतलब इंटीग्रेटेड है, इंटीग्रेटेड, ठीक है। जैसे कि सपोज एक प्रोडक्ट है, मैं भेज रहा हूँ मुंबई से सपोज दूसरे स्टेट में, ओके, मुंबई से मैं सपोज भेज रहा हूँ दिल्ली में, तो मुझे लगेगा आईजीएसटी, ओके। लेकिन ये जो प्रोडक्ट है मैंने अगर भेजा मुंबई से नवी मुंबई में, जो कि एक ही स्टेट में आते हैं महाराष्ट्र में, तो मुझे लगेगा सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, ओके, दो टैक्स लगेंगे, एक जाएगा सेंट्रल के पास और एक जाएगा आपका स्टेट के पास, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो इतना डिस्कशन काफ़ी है जीएसटी के लिए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ये अपना खत्म होता है टैक्स सिस्टम। अभी जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है वो है प्लान्ड इकोनॉमी, ओके। तो इकोनॉमी की मतलब प्लानिंग कैसे हुई इंडिया में,
इसके ऊपर अभी डिस्कशन करेंगे, तो इसमें से भी एक क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि आपको एक्सपेक्टेड है। ओके, तो आ सकता है। तो जैसे अपना जो इंडिया है इंडिपेंडेंट हो गया, ओके, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। एक तो इकोनॉमिक लेवल पे बहुत सारी प्रॉब्लम थी, कैसे इकोनॉमी को खड़ा करना है इतनी बड़ी, राइट। तो बहुत सारे जो उसमें मॉडल्स बनाए, एक एक मॉडल बनाए उसमें। तो उसमें जो एम विश्वेश्वराया है, एम विश्वेश्वराया, इन्होंने एक रिकमेंडेशन दिया कि, और ये दिया आपका 1934 में। ओके, 1934 की बात है कि क्या करना है अपने को, एक 10 ईयर प्लान करते हैं, 10 साल का एक प्लान करते हैं, ठीक है, जिसमें प्रॉपरली हम प्लान करेंगे कि कैसे अपनी इकोनॉमी को खड़ा कर सकते हैं हम, राइट। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जो फोकस था वो था कि कंट्री का जो इनकम है वो बढ़ाना। ओके, कंट्री का जो इनकम है वो बढ़ाना, ये था नेशनल इनकम जिसको बोलते हैं। बाद में पॉवर्टी जो है, गरीबी है, उसको कम करना। ओके, और गरीबी अगर कम होगी मतलब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, सॉरी, अनएम्प्लॉयमेंट को भी कम करना मतलब एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना। ओके, तो ये जो 3 मेजर प्राइस ये थे, पॉइंट्स थे जो इन्होंने मतलब बताया था 1934 में 10 साल का प्लान करते हैं, ठीक है। और यही इन्होंने अपने बुक में लिखा है। और मुझे आपको ये बताना है कि अभी जो एम विश्वेश्वरैया है, जो अपने सिविल इंजीनियर है, फर्स्ट सिविल इंजीनियर है इंडिया के, ओके, तो इनका जो जन्मदिन होता है 15 सितंबर। तो ये हम 15 सितंबर को क्या मनाते हैं, ओके, कौन सा डे जो है वो हम मनाते हैं 15 सितंबर को, ये मुझे चाहिए कमेंट सेक्शन में, ये आपको बताना चाहिए, राइट। ये एक हो गया। इनका जो बुक है प्लान्ड इकोनॉमी, ओके, प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ फॉर इंडिया, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, ये भी आपको बुक का नाम याद रखना है, किसने लिखी है बुक, एम विश्वेश्वरैया, ठीक है। और 15 सितंबर को हम क्या मनाते हैं ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। तो ये तो 1934 की बात है, ये हुआ। बाद में फिर 1938 में क्या हुआ, नेशनल प्लानिंग कमीशन, ठीक है, जो आपका प्लानिंग कमीशन है जिसको हम बोलते हैं नेशनल प्लानिंग कमिटी, नेशनल प्लानिंग कमिटी, इसका गठन होता है। ओके, और आपका होता है प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन। वही जो पॉइंट्स थे जो पहले विश्वेश्वरैया जी ने बोले थे, वही इनको फॉलो करने थे। ओके, उनके वो टारगेट थे वो कंप्लीट करने थे। और जो इसके चेयरमैन बने फर्स्ट, वो है जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जो जवाहरलाल नेहरू जो है वो फर्स्ट चेयरमैन बने थे किसके, प्लानिंग कमीशन के। ओके, और उनका टारगेट यही था। बाद में फिर 1944 में जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज थे, जिसमें रतन टाटा का नाम था, ओके, बिरला का नाम था, पुरुषोत्तम दास का नाम था, तो इन्होंने जो 8 ऐसे बंदे थे, और इन्होंने सोचा कि एक ऐसा प्लान बनाते हैं जो इकोनॉमी को बूस्ट कर सके, इकोनॉमी को बढ़ा सके, ओके, और उसको ये बोलते हैं हम बॉम्बे प्लान। तो बॉम्बे प्लान है, ठीक है, तो इधर आपके टाटा बिरला ही लिख लो। ये क्वेश्चन कैसे आता है पता है आपको कि 1938 में जो था नेशनल प्लानिंग कमीशन, उसके चेयरमैन कौन थे, एक तो ये क्वेश्चन आएगा। ओके, बाद में बॉम्बे प्लान किसने सजेस्ट किया था, टाटा बिरला, आपको ऑप्शन में मिल सकता है, तो ये भी आपको करना है। ओके, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछते हैं। ओके, तो ये तो हुआ। और इन्होंने इसमें मेंशन किया सबसे इम्पोर्टेंट जो है आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ओके, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री था, और इसके साथ साथ आपका जो ये था कंज्यूमर इंडस्ट्रीज, तो इसका जो एक्सपांशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जो इन्होंने ये मेंशन किया पॉइंट। तो टेक्सटाइल और कंज्यूमर को बढ़ाना है, तो इससे क्या होगा, अपना जो एम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ेगा और पॉवर्टी भी कम होने को मदद होगा, ठीक है। तो ये तो बात थी 1944 में। बाद में फिर 1944 में ही एस एन अग्रवाल जो थे, ओके, एस एन अग्रवाल, तो इन्होंने क्या बताया, गांधीयन प्लान बताया, ठीक है। गांधी जी के बहुत बड़े मतलब आप बोल सकते हो भक्त थे वो, तो उनके ही मतलब इस पे चलते थे। तो गांधीयन प्लान उन्होंने बताया, और गांधीयन प्लान में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें उन्होंने डिस्कस की, जैसे कि अभी 4 पॉइंट्स आपको मैं बताऊंगा। एक तो है आपका एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, ठीक है, जो कि सबसे अपनी ताकत है एग्रीकल्चर, तो उसका डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं हम, ये उन्होंने मेंशन किया। सेकेंड चीज़ उन्होंने बताया डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन उन्होंने बोला कि ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। बाद में थर्ड अपना एम्प्लॉयमेंट था ही, जो अभी भी है, आपको पता होगा, जस्ट अभी रिसेंटली न्यूज़ है कि 17.4% हो गया अनएम्प्लॉयमेंट रेट, तो बहुत ही मतलब डेंजर बात है ये, ठीक है। इसलिए ये जो DFCC का अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नहीं तो फिर इसमें ही रहना पड़ेगा, राइट। इधर से अगर निकलना है तो प्रॉपर 3 मंथ जो है पूरा डेडिकेटली फोकस के साथ मेरे साथ पढ़ाई करो अच्छे से, और डेफिनेटली चांसेस जो है अपने बढ़ेंगे, ठीक है। इसलिए मैं आपको बोला कि 2 पोस्ट को अप्लाई करो, क्योंकि सिलेबस सेम है, क्योंकि ये रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि ये जो रेट है बहुत अच्छी तेज़ी से बढ़ रहा है एक्चुअली। ओके, बहुत ही ख़राब बात है, तो देखते हैं। और बाद में आपको होता है जो है कोटाज इंडस्ट्री, ठीक है, कोटाज इंडस्ट्री है। तो ये जो 4 पॉइंट है वो उन्होंने बताया। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है, एक तो होता है सेंट्रलाइजेशन, ओके, मतलब ऐसा समझो कि एक ही बंदा रहेगा सपोज, ओके, हायर पोस्ट पे, वो सबको ऑर्डर देगा,
ओके। वो सबको ऑर्डर देगा, वो सबको वो खुद ही प्लान करेगा, खुद ही स्ट्रैटेजी बनाएगा, ओके, सब करेगा। और डिसेंट्रलाइज मतलब क्या होता है कि ये बंदे हाँ ये बंदा क्या करेगा, अपने जो नीचे है यूनिट्स रहते हैं, ओके, 3 यूनिट्स बनाएगा और उसको पावर डिवाइड कर देगा, मतलब पावर डिवाइड कर देगा और उनको फ्रीडम देगा कि आप ही प्लान करो। ओके, सपोज ये मेरा सेल्स डिपार्टमेंट है, तो आप सोचो कि सेल्स को हम कैसे बड़ा कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ठीक है। एक मेरा होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तो प्रोडक्शन कैसे अच्छा होगा, ठीक है। एक होता है मेरा मैन्युफैक्चरिंग का, रिटेल का। तो हर एक मतलब एरिया अपना सेक्टर सेक्शन वाइज ये बनेंगे, यूनिट्स बनेंगे, और उनको वो पावर के साथ साथ प्लानिंग का भी, स्ट्रैटेजी का भी, सभी चीज़ें वो दे देगा, ठीक है। इसको बोलते हैं हम डिसेंट्रलाइजेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिसेंट्रलाइज करना, ठीक है। तो ये तो हुआ, बात हुई आपकी 1944 की। तो आपको पूछेगा कि गांधीयन प्लान किसने दिया, तो एस एन अग्रवाल, ओके। बॉम्बे प्लान किसने दिया, टाटा बिरला, याद रखो। इंडस्ट्रियलिस्ट, ओके, इन शॉर्ट अगर आपका ऑप्शन में इंडस्ट्रियलिस्ट होगा, इंडस्ट्रियलिस्ट, तो इसको भी आपको क्लिक करना है, ठीक है। अभी फिर क्या हुआ 1951 में, फाइनली 5 ईयर प्लान जो है, ओके, 5 साल का प्लान, ये फाइनल हुआ 5 ईयर प्लान, ठीक है। और इसमें इसका टारगेट एक ही था कि क्विकली अभी अपने को ग्रो करना है। अभी ठीक है, अपने अंग्रेज चले गए, वाट लगा गई अपनी, तो क्विकली जितना भी इकोनॉमी को फास्ट कर सकते हैं ग्रो, उतना करना है, ठीक है। तो रैपिड ग्रोथ पे फोकस था पूरा। तो इसके अंतर्गत 5 ईयर प्लान को हमने इम्प्लीमेंट कर दिया, ठीक है। तो मेजर इसके 4 जो पिलर थे वो थे, एक तो डेफिनेटली ग्रोथ, कंट्री का ग्रोथ होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा प्रॉब्लम था उस टाइम। बाद में मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज है, ठीक है, मतलब अपना R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, उसमें अपने को इन्वेस्ट करना है, ये था, ठीक है। अभी इकोनॉमी का ग्रोथ कैसे होगा, तो डेफिनेटली अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा कंट्री में गुड्स एंड रिसोर्सेज का, तो इकोनॉमी का ग्रोथ होगा, ठीक है, ये आपको पता है ऑलरेडी। थर्ड आया सेल्फ रिलायंस, ठीक है। इसका आपको पता हो, सेल्फ रिलायंस का जो मीनिंग है आपको पता होगा, आत्मनिर्भर जो हम अभी यूज़ कर रहे हैं। तो ये तभी 1951 में सोचो, मतलब 1951 में 5 ईयर प्लान का प्लान था ये, ओके। मतलब ये पिलर था कि आत्मनिर्भर, जो हम अभी यूज़ कर रहे हैं 2021 में, जो अभी मतलब नरेंद्र मोदी ने बोला, राइट। और बाद में फिर सोशल जस्टिस, मतलब क्या, सबको इक्वल राइट्स मिलेंगे जो भी समाज में है, चाहे कोई भी धर्म हो, कोई भी मतलब मेल फीमेल हो, सबसे बड़ा तो यही रहता है, मेल एंड फीमेल, ओके, इक्वल सबको मिलेगा। बाद में अगर मेल फीमेल से हम उठ गए तो फिर धर्म आता है, ओके, कास्ट आती है, जातिवाद आता है, तो ये था। तो सबको इक्वल मिलना चाहिए, सब ग्रोथ जो है उसके बेनिफिट जो है, इकोनॉमी जो ग्रोथ होगा उसका बेनिफिट होगा, वो सबको मिलना चाहिए। ये 4 जो इंपॉर्टेंट फोकस थे इसके 5 ईयर प्लान के, ठीक है। तो अभी जर्नी स्टार्ट होती है 5 ईयर प्लान की। तो फर्स्ट जो अपना था 5 ईयर प्लान, वो आता है अपना 1951, ठीक है, 1951 से लेके 1956, ठीक है। 5 साल का प्लान है, तो ये देखो 5 साल। और ये स्टार्ट कब होगा, 1 अप्रैल और 31 मार्च, जो अपना ये रहता है ना ईयर, फाइनेंशियल ईयर, उसमें, ठीक है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, ये 5 सालों में अपने टारगेट कहते हैं और फोकस कहते हैं, ये आपको याद रखने हैं, ओके। जस्ट पॉइंट में बोलूँगा, पूरा थेरी और पूरा मतलब वो करने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट याद रखना, वो याद रखना है। एक तो ईयर याद रखो, पूछ सकता है ईयर कि 1951, 1956, ठीक है, ये आपको याद रखना है 5 साल। तो इसमें जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो फोकस था वो था अपना एग्रीकल्चर पे। तो एग्रीकल्चर को बहुत अच्छे तरीके से डेवलप करना, ये था। तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका ये, ओके। और इसके अंतर्गत ही इरिगेशन और जो पावर प्रोजेक्ट है, ओके, सिंचाई और जो पावर प्रोजेक्ट्स है, वो मतलब क्या उसका स्टार्ट हुआ काम अपना, पावर प्रोजेक्ट्स। तो एक तो आपका भाखरा नांगल जो है, ठीक है, भाखरा नांगल जो है, भाखरा नांगल डैम जो है, जो किधर है, हिमाचल में है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। अभी भाखरा नांगल डैम किस पे है, तो सतलज रिवर पे है। ये भी आपको पूछता है, जीके में पूछ सकता है, सतलज रिवर पे है, ओके। किधर है ये, हिमाचल, हिमाचल प्रदेश। तो ये आपको याद रखना है। तो ये इसका काम हो गया कंप्लीट इस 5 ईयर में, ओके। बाद में जो हीराकुड है, हीराकुड डैम है, जो कि आपका है लॉन्गेस्ट डैम, ठीक है, कंट्री का लॉन्गेस्ट डैम है सबसे। तो ये किधर है आपका, ओडिशा में है, ओडिशा में है। और किस रिवर पे है हीराकुड, तो महानदी पे है, ठीक है, महानदी। तो ये आपको याद रखना है, महानदी नदी पे हीराकुड डैम है और भाखरा नांगल, ठीक है। ये दोनों का काम फिर फर्स्ट ईयर 5 में क्या कर दिया था। तो फर्स्ट ईयर प्लान में जस्ट इतने ही पॉइंट्स आपको प्रॉपरली याद रखने हैं, बाकी इसमें कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाद में फिर आता है आपका सेकेंड ईयर प्लान।
तो सेकेंड ईयर प्लान में अभी एक तो हो गया, हमने फर्स्ट फोकस कर लिया एग्रीकल्चर पे, तो अभी अपने को फोकस करना था इंडस्ट्रियलाइजेशन में। ओके, इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो अभी पूरा फोकस इस पे ही था कि इसका ग्रोथ कैसे होए, ठीक है। जैसे कि हेवी इंडस्ट्रीज थी, ओके, आयरन की इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, इसका ग्रोथ कैसे हुए, ओके, इस पे ही फोकस था। तो फिर इसके अंतर्गत ही स्टील प्लांट जो है, ओके, स्टील प्लांट वो बन गए। तो किधर किधर बने स्टील प्लांट? तो एक तो आपका राउरकेला में है, ओके, राउरकेला उड़ीसा में है स्टील प्लांट, ये आपको पता है, तो वो तभी बना था। एक तो भिलाई में है, ठीक है, भिलाई छत्तीसगढ़ में है। एक दुर्गापुर में है, दुर्गापुर, तो ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत चित्तरंजन लोकोमोटिव्स भी बने थे, चित्तरंजन लोकोमोटिव्स, ओके। तो इसका भी काम इस 5 ईयर में होता है। और इसका जो ईयर है आपका, वो तो बताना भूल गया मैं, 1956 टू 1961। तो इतने पॉइंट आपको अच्छे से याद रखने हैं। अभी देखते हैं अपना थर्ड 5 ईयर प्लान, ठीक है। तो जो इसके ईयर रहेगा थर्ड, वो रहेगा 1961 टू 1966, ठीक है, 1961 टू 66। अभी इसके पॉइंट देखते हैं क्या क्या है। तो अभी फर्स्ट में एग्रीकल्चर पे फोकस किया, सेकंड में किया फोकस इंडस्ट्रियलाइजेशन में, तो थर्ड में फोकस करने वाले हैं सेल्फ रिलायंट में, ठीक है, आत्मनिर्भर जो बोल सकते हैं आप, सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ सफिशिएंसी, और आई कैन से सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी, मतलब जितना भी अपने को रिक्वायर्ड है हम वो प्रोड्यूस कर सके, राइट, बाहर से अपने को मंगाने की ज़रूरत नहीं है। तो यही एक फोकस था इसमें थर्ड में। और इसके तहत जो स्टील प्लांट है बोकारो में, ठीक है, बोकारो झारखंड जो है, उधर स्टील प्लांट मतलब ये किया। एंड ओके, सो बेसिकली इसमें यही फोकस था कि जो अभी हमने एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियलाइजेशन में किया है, तो उसको बैलेंस करने के लिए, ठीक है, जितना भी अभी तक इम्प्रूवमेंट किया है, डेवलपमेंट किया है, उसको बैलेंस करना है अपने को, ठीक है, ये इसका फोकस था। अभी इसके बाद क्या हुआ, थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स थे, जैसे कि फ्लड आ गया, ठीक है, थोड़ा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी था, मतलब पॉलिटिक जो बड़े नेता थे, ठीक है, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री, तो उनकी डेथ हो गई, तो इसलिए थोड़ा वो अनस्टेबल हो गया पॉलिटिक्स भी। और इसके तहत इसलिए फोर्थ प्लान जो है वो चालू नहीं हुआ, ठीक है, जो फोर्थ प्लान चालू नहीं हुआ। और फिर 3 साल का गैप हो गया, 3 साल का गैप हो गया, जैसे कि 67, 60, 69, तो और उसको ही बोलते हैं हम प्लान हॉलीडे, ओके। और आप जैसे उसको बोलते हैं हम, यस, प्लान हॉलीडे। और दूसरा एक वर्ड है इसके लिए एनुअल, यस, एनुअल हॉलीडे, एनुअल प्लान्स, ठीक है, एनुअल प्लान्स। और भी प्रॉब्लम क्या हुआ था, जो थर्ड अपना 5 ईयर प्लान चालू था, तो उसके तरह आपको पता होगा 1962 में, ओके, चाइना के साथ अपना वॉर था, राइट। बाद में फिर से 1965 में पाकिस्तान के साथ वॉर है, तो ये 2 वॉर की वजह से भी प्रॉब्लम हुआ था। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि अभी जो अपना प्लान है वो आगे शिफ्ट करते हैं। और फिर अपना आया फोर्थ प्लान, जिसका ईयर था 69 टू 74, ठीक है, 1969 टू 1974। अभी इसमें आपको याद कर रखना है, इधर अभी फिर से जो अपना गोल होता है, जो फोकस था, फिर से ग्रोथ था, ठीक है, और ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी, ये अभी इम्पोर्टेंट फोकस था इधर, कि स्टेबिलिटी के साथ अभी ग्रोथ करना है अपने को, ठीक है, ये अपना था। तो इसके लिए क्या हो गया, इसी टाइम पे 1969 टू 1974 में ही जो 14 बैंक थे अब नेशनलाइजेशन हो गया उनका, 14 बैंक का नेशनलाइजेशन हो गया। तो आपको याद रखना है 1969 में ही हुआ था ये। और इसके साथ ही जो आपका न्यूक्लियर टेस्ट था, स्माइलिंग बुद्धा, राइट, न्यूक्लियर टेस्ट जो था वो इसी साल हुआ था, इसी रीजन में हुआ था, फोर्थ प्लान 5 ईयर के प्लान के दौरान। तो उसका प्रोजेक्ट का नाम क्या था, स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है, 1974 में ये किया था न्यूक्लियर टेस्ट। बाद में इधर जो सूखा पड़ा है देश में, किन किन जगह सूखा पड़ा है, जिसको हम ड्रॉट बोलते हैं इंग्लिश में, तो उसका मैनेजमेंट करने के लिए भी एक प्रोग्राम आया था, ठीक है, तो ड्रॉट प्रोन एरिया मैनेजमेंट, और आई कैन से प्रोग्राम, तो ये भी प्रोग्राम रन किया इसी दौरान, फोर्थ ईयर 5 ईयर के दौरान, ठीक है। जो फिफ्थ प्लान है उसका जो ईयर था 1974 था, एंड 1979 तक ये चला, 5 साल, ओके। अभी इधर जो मेन फोकस था वो था ग्रोथ विद जस्टिस, सोशल जस्टिस, ठीक है। देखिए आपको लग रहा होगा कि बहुत सारी चीज़ें याद करने के लिए, लेकिन जितना भी इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए है उतना ही मैं आपको बता रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा इसमें थ्योरी है, राइट, इतना अपने को नीड नहीं है, क्योंकि अपना इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग मिला के दोनों 12 मार्क्स है, तो इतना डिटेल में नहीं आएगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है
जिन पे ऑलरेडी क्वेश्चंस आ चुके हैं बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ठीक है। इसलिए हर एक प्लान का 3-4 पॉइंट जो भी मैं लिखवा रहा हूँ इधर प्रॉपरली याद रखो, ये कंपल्सरी याद रखना है आपको, 1 मार्क आपका उसका सवाल है आखिर, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट कि जो 5वां प्लान था उसमें क्या था, फोकस सोशल जस्टिस का फोकस था, उस पर ग्रोथ करना है। और इसी दौरान आपका जो आरआरबी है, रीजनल रूरल बैंक्स, ठीक है, वो आई 1975 में। और बाकी फूड वर्क पे एक प्रोग्राम भी आ गया, फूड वर्क प्रोग्राम, ठीक है, फूड फॉर वर्क प्रोग्राम भी उन्होंने किया था। बाद में फिर से 79 to 80 में फिर से अपना जो 6 प्लान है वो नहीं आया, ठीक है। तो इसकी जगह आया रोलिंग प्लान, एक रोलिंग प्लान आया। और इसी साल मतलब इस 2 ईयर में प्लान नहीं था, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं रोलिंग प्लान, जनता पार्टी ने लिया था वो, जनता पार्टी। ओके, तो अभी आएगा आपका 6th 5 ईयर प्लान, जिसका ईयर आपका होने वाला है 1980 to 85 अभी। ओके, अभी इधर जो है फोकस थोड़ा चेंज हो गया। अभी फोकस आ गया कि जो पावर्टी है उसको पूरा रिमूव करना है, उसको पूरा हटा देना है, ठीक है। तो रिमूव और रिमूवल ऑफ पावर्टी, ये आप पॉइंट लिख सकते हो इधर 6th 5 ईयर प्लान का फोकस। और इसके साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अभी उसका भी डेवलपमेंट करना पड़ेगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ठीक है, फोकस ऑन एक तो पावर्टी का कम करना और ख़त्म करना और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, ये 2 फोकस इसमें मेजर थे। ओके, और इसके दौरान, ये प्लान के दौरान ही आपका जो बायोगैस प्रोग्राम है, बायोगैस प्रोग्राम ये था आपका लगभग 1983 में। बाद में 6 बैंक का नेशनलाइजेशन भी हो गया था इसमें, नेशनलाइजेशन ऑफ 6 बैंक। ओके, और फिर इसमें साथ साथ नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम भी था, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, ठीक है, क्योंकि पावर्टी को ख़त्म करना था तो ये प्रोग्राम भी उन्होंने रन किया था। ये थे आपके 6th 5 ईयर प्लान के ओके पॉइंट्स। और एग्जिम बैंक है, नाबार्ड है, 1982 में नाबार्ड भी आ गया, राइट, नाबार्ड, ये भी आप लिख सकते हो इसे। एग्जिम बैंक भी है, 19 आई गेस 85 में ही था वो एग्जिम बैंक, ठीक है, 85 शायद से, हाँ 1984 या 5 है, ठीक है, 5 पकड़ लो। तो नाबार्ड 82 है और एग्जिम बैंक 1905। अभी आता है अपना 7th नेक्स्ट 5 ईयर प्लान। इसका जो ईयर आपका था 1985 to 1990 था, ठीक है। अभी सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो क्या है, रैपिड ग्रोथ, सबसे ज़्यादा तेज जो है ओके वृद्धि होनी चाहिए किसमें, इन फूड ग्रेन्स, जो फूड ग्रेन है उसमें, ठीक है। और बाकी अपना जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का प्लान था तो उस पर भी फोकस था ही, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा तब पावर्टी अपना कम होना स्टार्ट होगा धीरे धीरे, राइट। तो ये दोनों मेजर फोकस थे। इसका प्रॉब्लम क्या अभी, ओके इतना याद रखो। फिर अभी क्या हुआ, फिर 1990 ओके 91 और 1991 to 92 फिर से एक हॉलीडे आ गया, फिर से एक हॉलीडे आ गया, राइट। प्लान नो स्टार्ट, प्लान मतलब स्टार्ट नहीं किया। और इसके टाइम में आपका सेबी जो है, इसके टाइम सेबी आपका आ गया 1988 में, ये आप याद रखना आपको 1988 में। और एम्प्लॉयमेंट को ख़त्म मतलब जनरेट करना अपना टारगेट था, फोकस था, राइट। तो इसलिए उन्होंने एक स्कीम निकाली, जवाहर रोजगार योजना, ठीक है। तो जवाहर रोजगार योजना जो है वो कब आया था, 7th 5 ईयर के प्लान में आया था। याद रखो 7th 5 ईयर प्लान का मेन फोकस पॉइंट याद रखो, इससे आपको बहुत सारी चीज़ें का मतलब पता चल जाएगा, ठीक है, जो भी चीज़ें आई थी। तो ये था 7th 5 ईयर प्लान। देन आता है 8 वाला, ठीक है, देन आता है 8 वाला, जिसका ईयर आपका होने वाला है अभी 1992, क्योंकि 2 साल नहीं था, फिर से 1992 to 1997। अभी इधर जो मेजॉरिटी ऑफ फोकस है वो चेंज हो गया अपना, मेजॉरिटी फोकस अभी आ गया कि जो पॉपुलेशन ग्रो हो रहा है उसको कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है, उस पर कंट्रोल रखना चाहिए। तो कंट्रोल ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ, एक तो फर्स्ट फोकस आ गई है कि कंट्रोल ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ। ओके, ये जो फोकस है मतलब क्या है, बेसिकली इन 5 साल में ही मुझे करना है, इसलिए उसका नाम है 5 ईयर प्लान। ओके, जो गवर्नमेंट है उनको ये जो फोकस है ये 5 साल में ही कंप्लीट करना है। लेकिन डेफिनेटली अभी तक हुआ ऐसा हुआ भी नहीं और होगा भी नहीं कभी, राइट। तो इसलिए वो है, तो इसमें तो है कि पॉपुलेशन ग्रोथ में मतलब कंट्रोल करना। बाद में पावर्टी का तो इशू है ही, अभी भी है और तभी भी था, ठीक है। तो पावर्टी रिलेशन तभी भी प्लान था। अभी फिर से एम्प्लॉयमेंट का है, वो प्रॉब्लम अभी भी है 2021 में, तभी भी था, ओके।
बाद में इंडिया, ओके तो ये था, और ये इंडिया इसके टाइम ही मतलब 1992 टू 1997 में ही इंडिया जो है वो WTO का मेंबर बन गया, ठीक है, जो आपको पता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का इंडिया क्या बन गया, मेंबर बन गया 1995 के करीब। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। बाद में आता है आपका 9th प्लान। तो 9th प्लान का जो ईयर होने वाला है वो 1997 टू 2002। ओके, तो आपको पता ही होगा 1999 में क्या हुआ था, वॉर हुई थी, कारगिल वॉर, राइट, कारगिल वॉर हुई थी 1919 में, तो ये आपको पता होगा। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट अभी है कि प्राइवेटाइजेशन जो है स्टार्ट हो गया है। ओके, तो प्राइवेटाइजेशन की स्टार्ट जो है वो इधर से हुआ है 9th 5 ईयर प्लान से। तो पब्लिक सेक्टर कुछ कंपनीज थी वो प्राइवेट हो गई थी, प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर्स, ठीक है। और इसके अंतर्गत जब ये प्लान था, जब सबसे इम्पोर्टेंट स्कीम आई थी जो कि थी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ओके, लगभग 2000 में, 2000 ईयर था इसका, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अभी रिसेंटली मतलब अपना जो जीके का मास्टर क्लास है उसमें क्वेश्चन पूछा है अभी भी, ओके। तो एक योजना जो 2000 ईयर में आई है उसका भी आपको क्वेश्चन पूछ रहे हैं, देखो तो कितना आपको प्रॉपर नॉलेज चाहिए, ओके। और ये क्वेश्चन क्यों पूछा, क्योंकि वो 9th 5 ईयर प्लान में था, ओके, 9th 5 ईयर प्लान में था, इसलिए आपको पूछ गया। इसलिए जितना भी योजना है जो मैं लिखवा रहा हूँ जीके का क्लास हो जाए और ये हो, एक एक योजना प्रॉपर लिखो, ईयर के साथ आपको याद रखना है 2000 ईयर है, ठीक है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो बहुत सारे क्वेश्चन आज अपने कवर हो रहे हैं, तो 2 पॉइंट इनफ है इधर, ठीक है, बाकी मुझे लगता नहीं कुछ इसमें पूछेंगे। अभी आता है आपका 10th 10वां, और इसका जो ईयर है आपका होने वाला है 2002 टू 2007, ठीक है। तो एक अभी इधर जो फोकस है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए है, सॉरी गोल के नहीं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए आपका फोकस रहेगा। और बाद में स्टेबिलिटी इक्वलिटी के साथ, ठीक है, इक्वलिटी जो कि मैंने पॉइंट बोला आपको कि सब इक्वल है, चाहे मेल फीमेल हो, चाहे कोई भी जात हो, कुछ भी हो, ओके। तो इस पर ही फोकस था, 2 चीज़ों पे। बाद में फिर आता है आपका 11th, इधर ज़्यादा कुछ मतलब ज़्यादा नहीं है डिस्कस करने के लिए। 11th में भी 2007 टू 12 में आया, ओके। इधर भी फोकस वही था कि जो ग्रोथ है वो सुपर फास्ट हो जाए, ज़्यादा फास्ट हो जाए, ओके, यही एक फोकस था इधर भी। बाद में फिर 12 आया जो कि आपका था 2012 से 2017, ठीक है। और इधर आपका बताए सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट जो था इधर 2016 में वो आपका डीमोनेटाइजेशन, ठीक है, कब हुआ 2016 में, ये भी क्वेश्चन पूछा है कि कब हुआ 2016 में। और इसके साथ साथ मुझे लगता है मंथ भी पूछा था, ओके, क्लियर है कि मुझे याद है, तो मंथ भी पूछा था, तो मंथ भी आपको याद रखना है, शायद से नवंबर था, ठीक है। तो एक बार एक कंफर्म कर लो कि डीमोनेटाइजेशन का मंथ क्या था, 2016 तो एक ईयर है, और मंथ भी एक बार याद रखो, ठीक है। तो ये तो थे आपके सब 5 ईयर प्लान। बाद में फिर क्या हुआ, ये हो गया 12th वाला, तो उससे पहले 2015 में ही जो प्लानिंग कमीशन है उसको बंद कर दिया गया और उसकी जगह आ गया नीति आयोग, ठीक है। तो नीति मतलब आपको पता है क्या रहता है, और उसका फुल फॉर्म जो है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। तो बेसिकली नीति आयोग क्या करता है, ये जो एक सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो स्ट्रैटेजी बनाता है, ओके। इंडिया का डेवलपमेंट कैसे हो सके उसके लिए स्ट्रैटेजी बनाता है, टेक्निकल एडवाइस देता है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को, ओके। तो ये आपको याद रखना है, जैसे कि जो अपने प्रोग्राम्स है मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान, ओके, डिजिटल इंडिया, ये नीति आयोग ने ही किया है। तो एक थिंक टैंक एक वर्ड है इसके लिए, थिंक टैंक, तो ये क्या है, नीति आयोग थिंक टैंक है, ठीक है। पॉलिसी एंड प्रोग्राम भी डिज़ाइन करता है वो, जैसे कि अपना मेक इन प्रोग्राम, स्वच्छ भारत, इस तरीके से मॉनिटर करता है कि प्रोग्राम जो किया है, जैसे स्वच्छ भारत चल रहा है तो वो अच्छे चल रहा है कि नहीं, और उसके बाद इवेल्युएट करता है कि क्या मतलब आउटपुट क्या आ रहा है, प्रोग्राम होने के बाद आउटपुट क्या आ रहा है, जो मतलब अपना एस्टिमेट आउटपुट है, जो भी टारगेट है वो अचीव हो रहे हैं कि नहीं प्रोग्राम के बाद, ठीक है। तो ये सभी काम आता है नीति आयोग के अंडर, तो इतना आपको याद रखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो नीति आयोग का जो चेयरपर्सन है वो प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, ठीक है, नीति आयोग के क्या चेयरपर्सन, ये भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, नीति आयोग के चेयरपर्सन, ओके। प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, तो अभी प्राइम मिनिस्टर कौन है, वो आपके चेयरपर्सन नीति आयोग के, मतलब नरेंद्र मोदी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, और इतना डिस्कशन जो है अपना इकोनॉमिक प्लान के लिए काफ़ी है। तो अभी जो नेक्स्ट क्लास है उसमें आगे बढ़ेंगे, ठीक है।
एक एक जितने पॉइंट्स डिस्कशन हुए हैं उतने इनफ है, प्रॉपरली नोट्स बनाओ, रिवीजन करते रहो। ओके, याद रखो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बाकी इसमें से आपको मतलब ये टॉपिक में से अगर एक क्वेश्चन आ गया है तो अपने इसमें से आएगा नोट से, ठीक है। और कुछ होगा और मुझे लगा मतलब तो मैं टेस्ट सीरीज जो आपका है जो आने वाला है उसमें मैं ऐड कर दूंगा क्वेश्चंस, तो उसमें से वो कवर हो जाएगा। ओके, तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट टाइम, तो तब तक प्रॉपर रिवाइज करते रहो। और टेलीग्राम ग्रुप कंपलसरी आपका ज्वाइन करना है, ताकि उधर जो भी मैं आपको काम दे रहा हूँ वो आपको करना है, टारगेट जो है वो करने हैं। ओके, तो ज्वाइन करो टेलीग्राम ग्रुप और मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। ऑल द बेस्ट।